हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। AIB 20 जो कि आपका 30 नवंबर को होने वाला है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। काफ़ी सालों में अगर हम पीछे के 2-3 AIB के एग्ज़ाम्स देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना डेट एक्सटेंड हुए आपका जो डेट एक बार फिक्स कर दी उसी डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, वरना किसी ना किसी रीज़न से हमेशा एग्ज़ाम 1 या 2 महीने, लगभग 2 महीने जो है आपका एक्सटेंड होता था। बट पहली बार, यानी कि पहली बार नहीं कह सकती, बट पिछले 2-3 बार से अगर हमने एनालिसिस किया है उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब AIB का एग्ज़ाम जो है अपने फिक्स डेट पर हो रहा है। तो भाई ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास नहीं है। आपकी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर केसेस। याद रखिएगा, ये जो केसेस हम एक वीडियो आप लोगों के लिए पहले ला चुके हैं, और ये जितनी भी वीडियो हम पार्ट आपके लिए केसेस के संबंध में लाएँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि AIB के अंदर बिल्कुल सेक्शन से भी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और केसेस चाहे आपके ओल्ड हो, न्यू हो, हर तरीके के केसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो हमने सीरीज़ आपके लिए AIB 20 के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉस की शुरू की है, इसमें हम आपको ओल्ड भी केसेस कराएंगे और रिसेंटली केसेस भी कराएंगे। और याद रखिएगा, लगभग जितने भी केसेस हम आपको कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लगभग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके केसेस यहाँ पर पूछे जाएंगे, इन वीडियोस से बाहर आपका एक भी केस नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला लीडिंग केस है केसवन भारती बनाम केरल राज्य का, 1973 का याद है। देखिए, आपको ईयर सबके याद रखने, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसा आ जाता है जो ईयर को क्रॉनिकल मिलाने के लिए आए तो ऊपर नीचे लगा देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनको क्रम वाइज आप लोग व्यवस्थित करें। ठीक देखिए, पहला जो हमारा केस है वो है केसवन भारती बनाम केरल राज्य का, 1973 का। इसमें मेन प्रिंसिपल क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि इसमें जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था और कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान में चेंज तो कर सकते लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा लीडिंग केस आता है हमारे इसमें, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 1978 का केस है। ध्यान रखें, इसमें आपके आर्टिकल 21 को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया था, और यहाँ पर यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इम्पाउंड करने से संबंधित भ्रमण के आर्टिकल 19 में भी आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसे, मतलब अगर हम ये पढ़े, जो आपके मेनका गांधी का केस है ट्रेंगल गोल्डन पर डिपेंड है। ट्रेंगल गोल्डन मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों पर आता है, याद रखिएगा। इसमें आपका दिया हुआ है कि प्रोसेसुअल एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा जो हो चुका है। फिर हमारा आता है SR बॉम्बे। भाई केस काफ़ी पूछा जाता है, 1994 का केस है, आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल को लेकर के कि पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा या नहीं होगा। दो चीज़ें इस केस में कही गई थी, ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या थी कि जब 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी जो आपके हाई कोर्ट, जो हमारी जुडिशरी होती है, वो अपना काम खुद करेंगी और वो इसका जुडिशियल रिव्यू ले सकती हैं। ध्यान रखिएगा, इस केस में कहा गया था। और साथ साथ फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था SR बॉम्बे की बाद में। तो दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल का केस। ठीक है, तीसरा केस है हमारा मिनर्वा मिल का, 1980 का मामला है। प्रिंसिपल क्या था कि इसमें देखिए अमेंडमेंट्स की पावर को लिमिटेड किया गया था। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आर्टिकल 368 में। देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो केसेस हैं वो तो लीडिंग है ही हैं, लेकिन उनके अंदर उन पॉइंट्सों को हमने शामिल किया है जो डिसाइड किए गए थे। तो आप जानते हैं मिनर्वा मिल के केस में आर्टिकल 368 में जो आप पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रोविजंस आपके रखे गए हैं, जिसमें आपकी अनलिमिटेड पावर दी हुई है पार्लियामेंट को, उसको लिमिटेड कर दिया गया था। संशोधन की शक्ति को लिमिटेड कर दिया। साथ ही साथ जब आपका कुछ ऐसे जो अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि ऐसे अमेंडमेंट जो 368 में भी हुए थे, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में भी किए गए थे, इन्हीं के अंतर्गत जो DPSP हैं उनको फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया था। तो इस केस में जो है यहाँ इस पावर को भी लिमिटेड किया गया, और साथ साथ इन दोनों में बैलेंस, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन अगर की हम बात देखें तो एक तरीके से इनका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में से आप किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं मान सकते हो, दोनों अपनी जगह बराबर अहमियत रखते हैं। तो इनको क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर माना, दोनों के संतुलन को।
फिर आता है इंदिरा गांधी बनाम राजनायक का मामला 1975 का। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना इस मामले में, और इलेक्शन को कानून के अनुसार जाना जा सकता है, जांचा जा सकता है, इनकी जांच की जा सकती है, प्रोविजंस रखे। और उसके बाद आता है IR कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है, जिसमें इन्होंने एक चीज़ कही थी कि 9th जो 9वीं शेड्यूल है उसमें जो कानून आपके उनको भी जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचाया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जुडिशियल 9वीं शेड्यूल में जिन लॉस को शामिल कर दिया गया उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, बट इस केस में कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो कानून है उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो बच नहीं हो सकते। अगर आप इस तरीके से 9th शेड्यूल में जिन कानूनों को आप शामिल करेंगे, अगर आप उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है और है संवैधानिक, क्योंकि हो सकता है भाई वो कानून जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। पर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस 11 जजेस की बेंच में बैठी थी, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। पहले कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, बाद में केशवनंद ने इसे आंशिक रूप से बदला। बिल्कुल, इस केस में दो चीज़ें कही गई थी मोस्टली, वैसे तो काफ़ी पॉइंट्स पर इसमें बातें हुई, लेकिन जो मेन पॉइंट्स था वो क्या था कि 368 के अकॉर्डिंग जो संशोधन किया जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ होगा आर्टिकल 13 के अंतर्गत, और दूसरी बात क्या कही कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन मेनका गांधी के केस में, केशव भारती के केस में इसको थोड़ा सा बदल दिया गया। कहा कि बिल्कुल 368 के अकॉर्डिंग जो संशोधन होगा वो लॉ नहीं होगा, और जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था, जो रूल था, वो आपका केशवनंद भारती के केस में दिया गया था। फिर अलग अलग चीज़ों को चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था अलग अलग केसेस के माध्यम से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का 1976 का देखिए मामला है। इसमें प्रिंसिपल मेन इसका फैक्ट क्या है कि जो आपकी इमरजेंसी होती है, आपातकालीन होता है, उसमें हैबियस कॉर्पस सस्पेंड हो जाती है, उसको लेकर के ये मामला था। और बाद में लेकिन इसको गलत मान लिया गया, किसमें, पुत्ता स्वामी के केस में इसको जो आपका ओवररूल्ड कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से में, ADM जबलपुर के केस में दिए हुए डिसीजन को। नेक्स्ट आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस। बहुत लीडिंग केस है, एक ऐसा केस है जिसके बाद से आपका जो वर्किंग वुमेन होती हैं, इनके वर्क प्लेसेस पर महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित जो आपका अधिनियम आया था, पोस्ट एक्ट आया था, उसको वो जो आपका एक्ट बना है वो इसी केस के बाद आपका बनाया गया था। तो इसमें क्या है कि वर्क प्लेस सेक्सुअल हरेसमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और विशाखा गाइडलाइन 2013 में पोस्ट एक्ट की नींव इसने डाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवतेज सिंह जोहर, जिसको 377 में को इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित किया था, पार्टली आंशिक तरीके से, और इसमें इक्वलिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी का विस्तार किया गया, तो ध्यान रखिएगा। बट ये वाला पॉइंट तो अब नहीं है, लेकिन इक्वलिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी का विस्तार किया, ये महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट है जस्टिस KS पुत्ता स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी 2017। तो ये आप देख चुके हैं, केस काफ़ी बार आपका आ चुका है पुत्ता स्वामी का, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है, और ADM जबलपुर ओवररूल्ड, इसमें भी ADM जबलपुर के मामले को ओवररूल्ड कर देगा, उस बात को डिनाई किया गया। भाई सायरा बानो का केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, आर्टिकल 14 पर भी जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रिपल तलाक मामले से संबंधित है। इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक था, तलाकुल बिद्दत, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया, और कहा गया इक्वलिटी और डिग्निटी का उल्लंघन करता है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है आपका। फिर आता है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इसमें क्या कहा गया था कि राइट टू लिवलीहुड, ओल्गा टेलिस, आर्टिकल 21 में आप एक केस पढ़ते हैं, बहुत पूछा जाता है भाई इसको। अगर आप लोग किसी भी जुडिशियल एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते तो आप देखे होंगे कि आजीविका का जो अधिकार है, राइट टू लिवलीहुड का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। तो कौन से केस में कहा गया था कि आपका ओल्गा टेलिस के केस में कहा गया था, और बिना नोटिस झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हटाना अनकॉन्स्टिट्यूशनली। ये मोस्टली जो केस आया था आपका ओल्गा टेलिस वाला, वो आर्टिकल 21 में इस चीज़ को लेकर के आया था कि ओल्गा टेलिस वाला जो मामला था कि जो आपका फुटपाथ पर जो ये रेडिया वगैरह लगाते हैं, इनके संबंध में मामला था। तो यहाँ पर कहा था कि बिना नोटिस के आप इनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाओगे तो ये असंवैधानिक माना जाएगा। उसके बाद हमारा 15 केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। तो ये मेंटेनेंस अंडर 124 आपका CRPC सभी धर्मों पर लागू होगा।
और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था किसको लेकर के आपकी फिल्म बनी हुई है, साबानो बेगम, फिल्म का नाम है हक, जो कि फिलहाल रिलीज़ हो चुकी है। फिर है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नागा पीपल्स मूवमेंट 1997 का। इसमें कहा था कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है अफस्पा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था, लेकिन कहा था कि इसके बारे में जुडिशियल रिव्यू बना रहता है, पर मिलिट्री पावर्स क्या हैं, ये मिलिट्री पावर्स वैलिड है, लेकिन आप इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। कौन सा? अफस्पा का। अफस्पा का जो मैटर्स है कि जब क्यों लागू किया गया, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो मिलिट्री पावर जो यूज़ करते हैं वो वैलिड है। यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो यह अधिनियम वैलिड है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में रहेगा। उसके बाद रिसेंटली आते हैं भाई 2024-25 के, तो ये केस ध्यान रखिएगा, ये केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सॉरी एवरीवन, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो था इसी का यही था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार के अगेंस्ट है, क्योंकि ये आपका क्या था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था। यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता था उसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं थी, जनता इसके संबंध में इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले सकती थी। ये असंवैधानिक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। नेक्स्ट केस आपका सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का। ये आपका देखिए ये भी केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद या विधायक को रिश्वत के मामले में लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी नहीं मिली हुई। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण केस है। सीता सोरेन, याद रखिएगा, जो आपके एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनके रिश्वत मामले से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हमारा केस है भाई 2024 का लीडिंग केस है, ध्यान रखिएगा। अंजुम कदारी उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट केस है 2024 का, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया था संविधान के द्वारा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो फाजिल और कामिल जैसी उस डिग्रियाँ थी और वे यूजीसी एक्ट के साथ संघर्ष करते हैं, इसलिए वो असंवैधानिक है। यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसको तो वैलिड माना, लेकिन जो फाजिल और कामिल डिग्रियाँ थी इनको असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 2024 का केस। आपने देखा होगा इन वाले शब्दों को काफ़ी बार आपका उठाया गया था। डॉक्टर बलराम सिंह फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का आपने देखा कि जो प्रेम्बल में सोशलिस्ट आपके सेकुलर शब्द जोड़े गए थे उनको चुनौती दी गई थी। ठीक है, इनके जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट में जो आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो जोड़े थे यहाँ पर इनको चुनौती दी गई और कहा कि शब्द प्रेम्बल में वैध रूप से शामिल नहीं किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि इन वर्डों को लीगल तरीके से क्या किया गया है, शामिल है, जो कि किया गया है। ठीक है, और इसमें इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि आपका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को यहाँ पर ऐड किया गया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये केस काफ़ी चर्चाओं में रहा, बुलडोजर जस्टिस वाला। ध्यान रखिएगा, ये 15 डेज नोटिस का मामला रखा गया है। केस का ये इमरजेंसी का मतलब होता है मामला। ठीक है, डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर बुलडोजर जस्टिस के 2024। ठीक है, कि आप बिना किसी वजह के तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरण किसी की संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ सकता कि वो किसी अपराध का आरोपी है। ड्यू प्रोसेस पालन करना ज़रूरी है। जब तक भाई किसी मामला जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, ड्यू प्रोसेस, तब तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा कि 15 दिन की नोटिस, पर्सनल सुनवाई और अन्य प्रक्रिया का आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो केस हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 का ही मामला है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह का मामला है। याद फिर से सुनेगा, पंजाब राज्य वर्सेस देविंदर सिंह का मामला है, जहां पर SC/ST के अंतर्गत ही सब क्लासिफिकेशन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और ST के लिए सब क्लासिफिकेशन बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि पिछड़े समूहों को आरक्षण मिले। यानी कि ये पंजाब देविंदर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है SC और ST में सब कैटेगरी बना सकते हो, जिससे पिछड़े जो लोग हैं उनको आरक्षण मिल सके। और इस फैसले से रिजर्वेशन के कानून में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण केस रहा है उस टाइम का।
उसके बाद ये भी आप लोग जानते हैं 2025 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है यहाँ पर, जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट का मैटर था कि भाई 3 महीने या 1 महीने वाला सिस्टम की किसी भी कानून विधेयक को और किसी भी कानून को जो है, अगर राज्यपाल की बात है तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता, अगर राष्ट्रपति की बात है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता। तो स्टेट वर्सेस तमिलनाडु बनाम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, वही केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो किसी बिल को राष्ट्रपति गवर्नर को भेजने में अनावश्यक देरी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर और राष्ट्रपति की कार्यवाही के जुडिशियल रिव्यू को मान्यता दी कि भाई आपको जो ये पावर दी हुई है ना सुप्रीम को किसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि किसी भी बिल को मंजूरी देने की, वो जुडिशियल रिव्यू की अंतर्गत मानी जाएगी। ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया। ओके कि कोर्ट ने कहा कि सभी निजी संपत्ति को मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी नहीं माना जा सकता। ओके। और फिर देखिए यही महत्वपूर्ण केसेस हैं आज के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि भाई ये तो बहुत बहुत आप लोगों के लिए हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण केस है, वास्तव में AB20 के पर्पज से तो महत्वपूर्ण होने ही होने वाले हैं, अदरवाइज उसके आगे जो भी आपका जुडिशियल PPO एग्जाम होगा उसमें भी ये आपके लिए बहुत काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप चाहते हैं किसी तरह की और वीडियोज़ आपको AB20 से पहले मिले तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का जो लिंक है वो आप तक तभी पहुँच पाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।